बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट करेंगे और इनऑर्गेनिक पोर्शंस में हमारे 6 चैप्टर हैं और इन्हीं 6 चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। इनऑर्गेनिक पोर्शन का उतना ही वेटेज है जितना कि ऑर्गेनिक पोर्शन का है। तो ऑर्गेनिक में हमने चैप्टर 7 पढ़ा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 चैप्टर बेटे, 7 से लेके 13 चैप्टर तक हमने पढ़ा है। चैप्टर नंबर 14 और 16 एक्सक्लूडेड है, स्किप है स्मार्ट सिलेबस में। और चैप्टर नंबर जो 15 है वो जब फिज़िकल क्लास होगी तब पढ़ाया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 10 और 11 नहीं पढ़ा, कुछ क्लासेस ने बेटे, वो भी तब पढ़ाया जाएगा जब आपकी फ़िज़िकल क्लास होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। बेटे जैसे कि आपने ऑर्गेनिक के लेक्चर नोट किए हैं वैसे ही आप इनऑर्गेनिक के भी लेक्चर्स नोट करेंगे, और ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन हो सके और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हों। तो बेटे जो चैप्टर नंबर 1 है आपका वो टोटली अबाउट पीरियोडिक टेबल है। इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल, उस टेबल में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, उनकी अरेंजमेंट, पीरियड्स, ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर भी हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, जैसे स्मार्ट सिलेबस में हमारा सिलेबस दिया गया है। तो बेटे स्मार्ट सिलेबस में आपका आर्टिकल 1.1 मिसिंग है, मतलब कि 1.1 हमने नहीं पढ़ना, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम उसे पढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट से ही लेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए और आप इसको तैयार भी कर सकें। बेटे ये जो मैं अब लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ आपके स्मार्ट सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन आपने ये सीखना है, आपने इसे नोट करना है ताकि जो कमिंग लेक्चर्स हैं वो हमें अच्छे से समझ आए जब हो। तो बेटे सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल बना कैसे, पीरियोडिक टेबल किस किस ने बनाया, पीरियोडिक टेबल में किस किस साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि किस किस साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अल-राज़ी स्टूडेंट्स, वैसे तो अब पीरियोडिक टेबल बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाया है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मेथड्स से पीरियोडिक टेबल बनाया है, लेकिन हमारे पास इतनी हिस्ट्री नहीं है कि हम हर साइंटिस्ट को डिस्कस कर सकें। जो आपकी बुक में साइंटिस्ट गिवन है हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बेटे सबसे पहले अल-राज़ी ने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। अल-राज़ी ने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया वो एलिमेंट्स की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे था, यानी वो एलिमेंट्स को देखता गया, उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उसको उसने सेम साइड पे रखा, जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको अलग साइड पे रखा। तो हम ये इसमें मेंशन कर सकते हैं कि अल-राज़ी का जो पीरियोडिक टेबल है क्लासिफाइड, अल-राज़ी क्लासिफाइड एलिमेंट्स on the basis of physical and chemical properties, अल-राज़ी का जो पीरियोडिक टेबल था वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे था। ये पहला पीरियोडिक टेबल था जो कि पुराना पीरियोडिक टेबल भी जिसे हम कह सकते हैं। बट ये पीरियोडिक टेबल ज़्यादा देर तक नहीं चला, तो इस पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशन की गई। वो मॉडिफिकेशन की 1829 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डुब्रेनियर।
1829 में डोब्रेनियर एक साइंटिस्ट था बेटे। डोब्रेनियर ने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में अरेंज किया, मतलब कि उसने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए पीरियोडिक टेबल के अंदर और एलिमेंट्स को उस ग्रुप्स के अंदर रखता गया। और उसका जो बेसिक फंक्शन ये था या बेसिक काम ये था डोब्रेनियर का बेटे, उसने लॉ ऑफ ट्राइड्स पेश किया। लॉ ऑफ ट्राइड्स, जिसे हम ट्राइड्स भी कहते हैं। अब ये लॉ ऑफ ट्राइड हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ ट्राइड हमें ये बताता है कि ग्रुप में पहला और तीसरा एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बेटे वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्नेंशियम, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। अब बेटे उसने ये किया कि जैसे कि हम लिथियम ले लें, लिथियम और पोटेशियम, इनके एटॉमिक मासेस को उसने सम किया और दो पे डिवाइड किया। जैसे दो पे डिवाइड किया, जो मिड वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकल आया। इसको हम लॉ ऑफ ट्राइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। तो डोब्रेनियर्स का ट्राइड्स ये कहता है कि आप ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स, जैसे कि बेटे ये ग्रुप है, ये वाला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, इसके मासेस को सम करें। 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटे आंसर 23 आएगा। दिस इज ट्राइड्स। मैं अगेन ये बात रिपीट करूंगा कि ग्रुप में कोई से 3 एलिमेंट ले लें, कोई से 3 एलिमेंट, पहला और तीसरा, उसके मैसेस को सम करें, 2 पे डिवाइड करें, दरमियान वाले का मैस निकल आएगा। दिस इज लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है। इसी तरह बेटे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें सेकेंड ग्रुप की भी। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इस तरह बेटे देखें, अगर हम ले लें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का बेटे एटॉमिक मास होता है 40, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है 88 और बेरियम का एटॉमिक मास है 137। तो 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटे जो आंसर आएगा वो 88 होगा। यानी ग्रुप में कोई से 3 एलिमेंट लेके उसके मैसेस को पहले और तीसरे एलिमेंट के मैस को सम करके 2 पे अगर डिवाइड किया जाए तो दरमियान वाले एलिमेंट का मैस निकल आता है। दिस इज लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो डोब्रेनियर का जो मेन वो था, एक सक्सेस थी बेटे, वो ट्राइड्स था। लेकिन ये ट्राइड्स हर एलिमेंट या हर ग्रुप पे अप्लाई नहीं होता। ट्राइड्स अगर हम बात करें राइट साइड पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन पे बेटे ये अप्लाई नहीं होता। इस वजह से जो डोब्रेनियर का पीरियोडिक टेबल था ये फर्दर स्टडी में नहीं आता, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाता है। बेटे डोब्रेनियर के बाद साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मेंडलीव, सॉरी न्यूलैंड।
न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल पे काम किया 1864 में। 1864 में न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल के बारे में सजेशंस दी और बेटे इसने 62 एलिमेंट्स पे वर्क किया न्यूलैंड ने, और इसने भी एक लॉ पेश किया। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें क्या बताता है, लेकिन न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल की एक ड्रॉबैक ये था कि ये तमाम एलिमेंट्स पे काम नहीं कर पाया, ये सिर्फ 62 एलिमेंट्स पे काम कर पाया। और वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें क्या बताता है बेटे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें ये बताता है कि अगर पीरियड्स की बात की जाए बेटे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दिस इज कॉल्ड पीरियड्स, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि लिथियम बेरिलियम ग्रुप 3 में पाए जाते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ट्रिलियम। ग्रुप 4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम। ग्रुप 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड प्लोनियम। ग्रुप 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ग्रुप 8 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स हैं। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें क्या बताता है बेटे, अगर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात की जाए, अगर बेटे देखें सेकंड ग्रुप, ये सेकंड पीरियड, ये है फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन और हीलियम वाला, ये पहला पीरियड है हमारे पास, इसको हम फर्स्ट पीरियड का नाम लेंगे, ठीक है। सेकंड पीरियड की बात करें बेटे, ये वाला। अब लिथियम है, लिथियम के बाद हमने 8 एलिमेंट्स को काउंट करना है। लिथियम ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट है बेटे वो है सोडियम। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स कि जो सोडियम की प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं बेटे लिथियम से। हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं बेटे। ये बात किसने की, ये बात न्यूलैंड ने की, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसी तरह अगर हम देखें सोडियम की, सोडियम के बाद हमने 8वें एलिमेंट्स को बेटे काउंट करना है। सोडियम ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। तो सोडियम के पास जो एलिमेंट आता है बेटे वो है पोटाशियम, यानी पोटाशियम का नंबर 8वां है सोडियम के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स कि पोटाशियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मिलती है। दिस इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कि पीरियड में हर 8वां एलिमेंट, पीरियड में हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिजेंबल करता है। ठीक है बेटा, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे। इसमें आप बता सकते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कि इन अ पीरियड every 8 elements belongs to first one। लेकिन बेटे न्यूलैंड्स के कुछ डिमेरिट्स भी थे। डिमेरिट्स कह लें या फॉल्ट्स कह लें, बात एक ही है। फॉल्ट्स क्या है बेटे, अब अगर आप देखें कैल्शियम को या पोटाशियम को देखें बेटे, अब पोटाशियम के बाद 8वां एलिमेंट्स कौन सा आता है, ज़रा इसको फिल करते हैं। कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब स्टूडेंट्स आप जरा कैल्शियम के बाद 8वां एलिमेंट तो काउंट करें, क्या कैल्शियम के बाद 8वां एलिमेंट सोनांशियम का है या नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर इज अ बिग क्वेश्चन। कैल्शियम के बाद 8वां एलिमेंट तो निकल आ रहा है, फिर यहां पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का ये कहना था हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से मिलता है अपने ही पीरियड्स के अंदर। तो इट मींस कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो हमारा कैल्शियम के बाद फॉलो ही नहीं करता। इसी तरह आप देखें रुबिडियम की बात करें बेटे, रुबिडियम को अगर काउंट किया जाए रुबिडियम के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे एलिमेंट आएगा। इट मीन्स कि जो रुबिडियम के नीचे वाला एलिमेंट है वो फॉलो ही नहीं करता किसको, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को। तो जो न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल था वो भी लिमिटेड पीरियोडिक टेबल था, जो कि बाद में रिजेक्ट तो नहीं किया गया लेकिन उसको बेटे मॉडिफाई किया गया डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और जिस साइंटिस्ट ने बेटे इसको मॉडिफाई किया उसका नाम था मेंडलीव। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बेटे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बेटे जब मेंडलीव को पता चला कि पीरियोडिक टेबल्स पे वर्क चल रहा है, पीरियोडिक टेबल पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली बीइंग अ साइंटिस्ट उसने भी अपने काम को, जो उसकी रिसर्च चल रही थी एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट्स पे रिसर्च वो ऑलरेडी कर रहा था, पीरियोडिक टेबल वो बना रहा था, लेकिन जब उसने अपने काम को कंप्लीट किया तो डेफिनेटली उसने एक जो कि मार्केट के अंदर एक रूमर्स चल रही थी डिफरेंट पीरियोडिक टेबल के हवाले से कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 62 एलिमेंट्स हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, पीरियोडिक टेबल लॉ ऑफ ट्राइड्स की बेस पे होना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे होना चाहिए। सबको उसने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद बेटे उसने कुछ बातें बताई मेंडलीव ने। उसकी मेन बात ये थी कि उसने तो पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले बेटा जो एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट किया। सेपरेट करने से मुराद ये है कि उसने कुछ पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स और पीरियड्स बना दिए, जिसे हम वो डब्बे भी कह सकते हैं, खाने कह सकते हैं, जिनमें उनको एलिमेंट्स को उसने अरेंज करना था। तो बेटा जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल डेफिनेटली 1864 के बाद ही आया है। 1880s में जाके इसने काम स्टार्ट किया था बेटे, और ये फिक्स आपकी एक डेट मेंशन नहीं है हिस्ट्री में कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अथेंटिक कब शो हुआ। तो बेटे मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इट इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक masses। इट इज अ बिग क्वेश्चन। यानी बेटे मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया ब्लॉक्स में और पीरियड्स में पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, वो एटॉमिक मासेस के बेस पे किया। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि उसने सबसे पहले एक एक करके एलिमेंट्स को देखा, क्योंकि मास तो पहले डिस्कवर हो गए थे। जब एक्सरेज आई थी तो मासेस का पता चल गया था। उसने हर एलिमेंट्स के मास को देखा, और मास को देखते हुए, मास कहते हैं बेटे वेट को, उसके मास को देखते हुए, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है 13, दूसरे का 14, तीसरे का 15, मासेस की बेस पे बेटे उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। ठीक है, ये थी मेंडलीव की बिग सक्सेस। और इसने और भी बेटे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेंडलीव की जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। सम फीचर्स ऑफ एम पीरियोडिक टेबल। एम स्टैंड फॉर बेटे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की बेटे कुछ फीचर्स ये हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो मेंडलीव ने बताया था, उसने एक सिस्टमेटिक स्टडी की एलिमेंट्स की। तो हम फर्स्ट हेडिंग देंगे सिस्टमेटिक
स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। बेटे मेंडलीव ने एलिमेंट्स को प्रॉपर स्टडी किया, उनके मासेस को स्टडी किया, मासेस की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करता गया। और सेकंड जो बेटा इसकी करैक्टर्स थी वो ये थी प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा बेटे आप ये बात याद रखें कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि पीरियड्स और ग्रुप्स की हम डेफिनेशन क्या करते हैं। जो आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस यूँ, उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। जो आपके पास बेटे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं। ये बात हमें मेंडलीव ने भी बताई थी कि पीरियड टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स हैं। तो बेटे जब वो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जब मेंडलीव अपना पीरियड टेबल अरेंज कर रहा था तो उसने कुछ ग्रुप्स में खाली जगह छोड़ दी थी। सपोज ग्रुप 4 देखें जरा, ग्रुप 4 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बम। मेंडलीव ने अपने पीरियड टेबल बनाते वक्त जर्मेनियम की जगह ही छोड़ दी। कार्बन, सिलिकॉन, स्टेनम, प्लम्बम में मेंडलीव से बात पूछी गई कि व्हाट इज दिस, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट, कि इसके पीछे क्या रीज़न है, आपने खाली जगह ही छोड़ दी है। कार्बन सिलिकॉन लिखा, अरेंज किया, उसके नीचे उसने एक एम्प्टी स्पेस रख दी। बेटे मेंडलीव कॉन्फिडेंट था, मेंडलीव पूरा एतमाद था कि आने वाले वक्त में एक ऐसा एलिमेंट आएगा और उसकी जगह भी यहीं पे होगी। और ऐसा ही हुआ। जो टाइम गुजरता गया बेटे जर्मेनियम डिस्कवर हुआ और जर्मेनियम की जगह भी वहीं थी जो कि पीरियड टेबल में मेंडलीव ने एक ब्लॉक या एक गैप रखा था। इट वॉज द बिग सक्सेस ऑफ मेंडलीव। ये मेंडलीव की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिस के एक ख्याल सोचा कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो कि उसने गैप रखा था उस गैप से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उससे मिलेंगी। और जर्मेनियम के साथ ऐसे ही हुआ, जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन और कार्बन जैसी थी। इस तरह बेटे उसने प्लम्बम, इसके लिए भी उसने स्पेस रखी हुई थी। एंटीमनी, स्टेनम, इसके लिए भी उसने स्पेस रखी हुई थी। बाद में इन स्पेसेस को मेंडलीव ने पुर किया। तीसरा बेटा जो मेंडलीव की मेन सक्सेस थी वो था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। नंबर 3, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस मेंडलीव के पीरियड टेबल से पहले बेटे जो लिथियम का एटॉमिक मास था, लिथियम का, वो था 13 पॉइंट समथिंग, ये लिथियम। लेकिन जब रिसर्च की तो पता चला लिथियम का एटॉमिक मास तो 7 होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है। मैंने बेटे आपको पहले बताया है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने पीरियड टेबल बनाया है और कुछ साइंटिस्ट को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। मे बी मेंडलीव से पहले जो साइंटिस्ट आया होगा उसने लिथियम का एटॉमिक मास 13 बताया, लेकिन जब रिसर्च हुई पता चला लिथियम का एटॉमिक मास तो 7 होता है। तो ये भी मेंडलीव की एक सक्सेस थी कि उसने कुछ जो रॉन्ग एटॉमिक मासेस थे उनको करेक्ट करके पीरियड टेबल में मेंशन किया मेंडलीव ने। बेटे चौथा जो एक मेंडलीव का सक्सेस था वो था वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स बेटे मेंडलीव के पीरियड टेबल की ये ख़ास बात भी है कि उसने एलिमेंट्स की वैलेंसीज को देखते हुए भी एलिमेंट्स को अरेंज किया। जैसे कि ग्रुप 1 है, ये सारा ग्रुप 1 कहलाता है। इन सब की वैलेंसी एक होती है, मतलब लिथियम और सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटाशियम की वैलेंसी कहते हैं बॉन्ड बनाने की, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने वो बॉन्ड बना सकता है। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे वो उसकी वैलेंसी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकी वैलेंसी 1 है, इनकी वैलेंसी 2 है।
तो सोडियम वैलेंसी सेम होने की वजह से भी लिथियम से रिजेंबल करता है, ये बात मेंडलीव ने बताई। मैग्नीशियम वैलेंसी सेम होने की वजह से, मैग्नीशियम और बेरिलियम की वैलेंसी सेम होने की वजह से भी आपस में रिजेंबलेंस है, यानी आपस में ये मिलते जुलते हैं। वैलेंसी सेम होने की वजह से एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है, मिलने से मुराद उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। बेटे ये भी एक सक्सेस थी किसकी, मेंडलीव की, कि उसने वैलेंसी को देखते हुए बताया कि एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स से मिलेगा अगर उनकी वैलेंसी सेम होगी। ठीक है बेटे, लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसका जो पहला डिफेक्ट था, फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटे जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस आया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। तीन ऑप्शन थे मेंडलीव के पास। मेंडलीव हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में भी रख सकता था, फोर्थ ए में भी रख सकता था, सेवंथ ए में भी रख सकता था। तो मेंडलीव ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फर्स्ट जैसी भी हैं, 4 जैसी भी हैं, 7 जैसी भी हैं। बेटे ये इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनसे कैसे मिलती हैं। तो बेटे उसने इस मसले को हल ही नहीं निकाला कि हाइड्रोजन को कहाँ जगह मिले। ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था जिसने हाइड्रोजन को इस ग्रुप में रखा, पहले ग्रुप में रखा। ठीक है, तो ये पहली मिस्टेक है। बेटे दूसरी मेंडलीव का जो डिफेक्ट्स है, आइसोटॉप्स। मेंडलीव को कोई आइडिया नहीं था आइसोटॉप्स के बारे में कि आइसोटॉप्स कहाँ पे होते हैं, उनकी पोजीशंस कहाँ क्या होगी, आइसोटॉप कहाँ मौजूद होंगे, कहाँ रखा जाएगा, इसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था। ये इसकी एक बड़ी मिस्टेक है। बेटे तीसरा जो मेंडलीव का डिफेक्ट है वो है लेंथनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथनाइड एक्टिनाइड यानी जो ग्रुप एफ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में मेंडलीव को कोई आइडिया नहीं था। उसे नहीं पता था कि लेंथनाइड और एक्टिनाइड्स की पोजीशंस कहाँ पे होंगी। ये भी इसका डिफेक्ट है। बेटा जो चौथा डिफेक्ट है वो चौथा बेटा डिफेक्ट ये है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक गलती ये है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। बेटे देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये वाले एलिमेंट्स ग्रुप 2 के साथ रखे गए थे। इधर ग्रुप 2 एलिमेंट है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोनांशियम, बेरियम और रेडियम। बट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जिंक, कैडमियम, मरकरी भी यहीं पे प्लेस थे। ये तो बाद में इनको अलहदा किया गया प्रॉपर्टीज को देख के। ये भी इसकी एक बड़ी मिस्टेक थी। और इसी तरह कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाला, ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में मेंशन थे। मेंडलीव ने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को पहले ग्रुप में रखा था, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने फिर चेंज करके इनको डी ब्लॉक में रखा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक जैसी थी। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक थी कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसमें भी उसे मिस्टेक थी। स्पेशली ये जो 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी। बेटे ये भी इसकी एक मिस्टेक्स थी। बेटा चौथी बेटा कुछ एनॉमलस बिहेवियर था। एनॉमलस बिहेवियर कुछ इस सेंस में था जैसे कि पोटाशियम। बेटे पोटाशियम का जो एटॉमिक मैस होता है, पोटाशियम का एटॉमिक मैस है बेटे 39। पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39। आर्गॉन का मैस है बेटे इसका भी इसका 39.7 आई थिंक, इसका भी बेटे 39 पॉइंट समथिंग है। तो फिर ये आर्गॉन अगर पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज है तो आर्गॉन फिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? पोटाशियम का एटॉमिक मैस है 39, आर्गॉन का मैस भी है 39, तो आर्गॉन को कैल्शियम की, पोटाशियम के बाद कैल्शियम में प्लेस क्यों नहीं किया गया?
इसकी रीज़न मेंडलीव के पास नहीं थी, क्योंकि उसके दौर में नोबल गैसेस का कंसेप्ट ही नहीं था। ये भी एक बड़ी मिस्टेक्स थी बेटे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा मॉडर्न पीरियड टेबल, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 1.2 होगा, और आपके स्मार्ट सिलेबस में 1.2 से ही आपके लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे। लेकिन ये फॉर द सेक ऑफ बेटे आपका नॉलेज, ये आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा, इसे लिखिएगा, इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, क्योंकि जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।